हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने केटीजी का जो लास्ट पोर्शन था न्यूमेरिकल वाला वो हमने कंप्लीट किया था। मैं केटीजी से रिलेटेड आज एक और डेरिवेशन आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे एक डाउट पूछा था और वो जो डाउट था वो इस डेरिवेशन से रिलेटेड था, इसीलिए मैं डेरिवेशन आपको करवा देता हूँ। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है जो मैंने आप लोगों को एक कंटेनर था, कंटेनर की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगता है मॉलिक्यूल्स की वजह से, उस डेरिवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर यानी कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना मीन फ्री पाथ। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ होता क्या एक्चुअल में। मीन फ्री पाथ जिसे आप सबको पता होगा लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं वो कंटेनर है, मान लेते हैं जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी, एक ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या गैस फिलअप है, ऐसे ऐसे गैस की मॉलिक्यूल्स है हर जगह पर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे, टकरा रहे थे और इस वॉल से भी टकरा रहे थे और इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे थे। ठीक है, तो मीन फ्री पाथ का मतलब अगर आप जानते हो, शायद आप लोग जानते हो ऑलरेडी, कि अगर मैं इसमें से कोई भी एक पार्टिकल लेता हूं, कोई भी एक रेंडमली पार्टिकल लेता हूं, तो उस पार्टिकल की अगर मैं मोशन की बात करूं, एक सिंगल पार्टिकल लेते हैं, तो मान लेते हैं, मान लिया सिंगल पार्टिकल ले लिया मैंने, इनमें से कोई एक पार्टिकल लिया, वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा, किसी दूसरे से टकराया होगा, टकराने के बाद हो सकता है उसका पाथ चेंज हो गया, फिर किसी और से टकराया होगा, फिर हो सकता है पाथ चेंज हो गया और किसी और से टकराया, फिर हो सकता है वो किसी और से टकराया। ऐसे क्या होते रहते हैं, उसके नंबर ऑफ कोलिजन्स होते रहते हैं, यानी कि एन कोलिजन हम मान रहे हैं, एन कोलिजन के बाद मान लेते हैं कि वापस वो अपनी जगह पर पहुंच जाता है। तो हमने ये बोला कि इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा 1 है, इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा 2 है, इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच का डिस्टेंस मानते हैं लैम्डा 3 है। ठीक है, और फाइनली जो उसका हुआ वो मानते हैं लैम्डा n है। एन कोलिजन के बाद वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। तो हम लोग ये जो दो कोलिजन के बीच की डिस्टेंस होती है इसको तो हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फिक्स नहीं होती है। इन दो कोलिजन के बीच में हो सकता है डिस्टेंस ज्यादा हो, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हो वो और भी ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू लैम्डा 1, इसके बीच में हो सकता है कम हो। तो हर दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा होता है। तो यहाँ पर हम बता नहीं सकते हैं कि दो कोलिजन के बीच में उस मॉलिक्यूल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि दो कोलिजन्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस क्या होगी। तो अब आप लोगों को पता है कि एवरेज निकालना है अगर मुझे इस सब का, तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज का मतलब ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन, यही होगा। तो ये यहां पर जो वैल्यू आती है ये क्या आएगी हमारे पास, एवरेज। और इस एवरेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उस एवरेज डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ, लैम्डा m। ये आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है वहां पर भी शायद पढ़ा होगा, फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मीन फ्री पाथ क्या है, कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बात समझ में आती है? तो हमसे यही इसी का डेरिवेशन हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहूँ मीन फ्री पाथ की, तो वो क्या हो जाएगा कि मीन फ्री पाथ इट इज अ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हर डिस्टेंस के अलग अलग है। तो फिर हम किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का बारे में नहीं बोल सकते कि इसकी डिस्टेंस इतनी होगी, इसकी इतनी होगी, इसकी इतनी होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करी। ये एवरेज आने का मतलब है कि आप किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंस ये होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है, एवरेज है। तो जो मीन फ्री पाथ है वो क्या है, इट इज the average distance, it is average distance तो ये चीज क्या, इट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव
कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, आप जो भी बोलना चाहो, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो हमें अब मीन कैसे निकालते हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स। तो लैम्डा एम आता है, ये हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने न्यूमेरिकल्स कुछ ऐसे पूछा था कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो सीधी सी बात है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, लैम्डा एम के बराबर ही होगी। ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो उसने मुझे डाउट के लिए भेजा था। ठीक है, अब इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए पहले मैं कुछ एजम्पशंस मान रहा हूं। चलो मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूं। चलो समझते हैं कैसे क्या अरेंजमेंट है। मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है, समझना थोड़ी देर, क्योंकि समझने की चीजें बाकी फिर आप लोग कर पाओगे। मान लेते हैं हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मैं यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स मान रहा हूँ वो आइडेंटिकल मान रहा हूँ। ये मैंने आपको पहले ही बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, कि गैस के जितने भी हम मॉलिक्यूल्स मानेंगे या पार्टिकल्स मानेंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल हो गए, यानी कि उनकी जो साइज है वो सेम होगी, मास सेम होगा, डायमेंशन सब कुछ सेम होगी, और रिजिड मैंने माना था और स्फेरिकल होगा, इसलिए मैं ये सर्कल स्फीयर की फॉर्म में बनाया। ये ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये किसी वेलोसिटी से चल रहा है, जब तक ये किसी से नहीं टकराएगा तब तक ये स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, टकराएगा तब भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। ये चल रहा है, मान लेते हैं। अब अगर इसे किसी को टकराना है तो किन पार्टिकल से टकरा सकता है, समझना। ये ऐसे चल रहा है, एक लाइन में यहां पर भी बनाता हूं ऐसे, आप खुद सोचना। एक लाइन में यहां पर भी बनाता हूं, अब आप खुद सोचो कि ये जो पार्टिकल्स है, एक सिंगल पार्टिकल किन पार्टिकल से टकरा सकता है, जो पार्टिकल्स इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में लाई करते हो। ठीक है, यानी कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हो, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनसे कोलाइड कर सकता है, कोलिजन होगा उनसे। मैक्सिमम इन दोनों के बीच में होगा तो कर सकता है, मैक्सिमम कितना ऊपर हो तब तक कर सकता है, समझना। अगर कोई मॉलिक्यूल्स यहां पर है, उसका सेंटर यहां पे होगा, कोलिजन होगा पक्का। अगर कोई मॉलिक्यूल्स यहां पर है, जस्ट इसके ऊपर है, तो कोई कोलिजन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल जस्ट इसको टच करता है, ऐसे लाइन को, ऐसे अगर वो जस्ट टच करता है तो भी ये कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इससे कोलिजन की कंडीशन में होगा या नहीं होगा। यानी कि इन दोनों लाइंस के तो होगा ही सही, इस दोनों लाइन के बीच में जो भी पार्टिकल्स होगा उनसे तो कोलिजन होगा ही सही। साथ के साथ मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि जो पार्टिकल इस लाइन को टच कर रहा होगा ना, वैसे ही अगर मैं नीचे बनाना चाहूं कि जो पार्टिकल इस लाइन को टच कर रहा होगा उससे भी कोलिजन होगा। यानी कि कितना वॉल्यूम कवर करेगा, या कितने वॉल्यूम के जो पार्टिकल्स है, इसके रास्ते में जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कितनी कितनी डिस्टेंस पर हो सकते हैं। देखो पहले मैंने क्या होता है, इस लाइन पे जितने भी लाई करेंगे उनसे तो कोलिजन कर ही सकता है। अगर इस लाइन से ऊपर हुआ, यानी कि उसका सेंटर ऐसे हुआ, तो इनसे कोलिजन नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई पार्टिकल ऐसा है जो जस्ट इस लाइन को टच कर रहा है, इससे ऊपर है लेकिन जस्ट इस लाइन को टच कर रहा है, तब भी कोलिजन हो सकता है। ये क्या है हमारे पास, ये वो कंडीशन है जब भी कोलिजन हो सकता है, और इससे थोड़ा सा भी नीचे हो गया तो कोलिजन हो ही सकता है। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज क्या है कोलिजन होने की, कि यहां तक और यहां तक क्या हो, पार्टिकल हो, तब तक कोलिजन हो सकता है। यानी कि इसी सिचुएशन को मैं यहां पे बनाता हूं समझाने के लिए आपको। ध्यान से समझना। ये वाला मॉलिक्यूल्स तो इधर चल रहा है, ठीक है। देखो क्या अरेंजमेंट है, इस वाले को मैं यहां पे बनाता हूं ऐसा थोड़ा ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। इस वाले को मैं यहां पे बनाता हूं, ये यहां पे, ठीक है, यहां पर, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूल चल रहा है वो यहां पर है, ऐसा वाला मॉलिक्यूल है, चल रहा है, ठीक है। ये चल रहा है तो ये इससे भी टकरा सकता है, इससे भी टकरा सकता है, टकरा सकता नहीं टकरा सकता। तो यानी कि इसके रास्ते में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आएगा, तब भी कोलिजन होगा। यानी कि इस मॉलिक्यूल का सेंटर यहां पर, इस मॉलिक्यूल का सेंटर यहां पर है। तो अगर मैं ध्यान से समझूं तो इस लाइन को भी मैं हटा देता हूं,
इस लाइन को भी मैं हटा देता हूं। अब अगर मैं ऐसा बनाऊं, ऐसा सेंटर के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, ठीक, ये ऐसा बनाओ, तो यहां से लेके इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में, इस यहां से लेके यहां तक की लाइन के बीच में, इस वाली देखो ये वाली लाइन अलग चीज थी, इस वाली लाइन के बीच में जितने भी होंगे उनके तो कोलिजन होना ही है, कंफर्म है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये वाले पार्टिकल लिए, तो उनको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट करके बताया थोड़ा बड़े में। तो अब अगर इन दोनों लाइन के बीच में किसी भी पार्टिकल्स का या मॉलिक्यूल्स का सेंटर लाई करेगा, इन दोनों लाइंस के बीच में, ध्यान रखना मैं सेंटर बोल रहा हूं, यहां पर क्या बोल रहा था मैं, मॉलिक्यूल्स ही बोल रहा था, यानी कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में अगर कोई भी दो मॉलिक्यूल्स है जिनके सेंटर लाई करते हैं इन दोनों लाइंस के बीच में, तो कंफर्म है कोलिजन होगा। अब इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही कोलिजन होगा, क्योंकि हो सकता है एक और दो है तो दो कोलिजन होंगे, 3 4 जितने पार्टिकल्स हो गया, जितने मॉलिक्यूल्स हो गए उतने कोलिजन हो गए। क्या बात समझ में आती है बात? तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इसके रास्ते में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने कोलिजन होंगे। मान लेते हैं हम n पार्टिकल्स आएंगे तो n कोलिजन होंगे, 10 पार्टिकल्स आएंगे तो 10 कोलिजन होंगे, 15 पार्टिकल्स आएंगे तो 15 कोलिजन होंगे, इस वाले रास्ते में। समझ में आ रहा? अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल का डायमीटर d है, डायमीटर क्या बोल रहा हूं मैं, d है। तो हमें पता है कि गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो इसका डायमीटर d है, तो इस वाले मॉलिक्यूल्स का डायमीटर भी क्या होगा, d, इस वाले मॉलिक्यूल्स का डायमीटर भी क्या होगा, d। तो अगर इसका डायमीटर d होगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, d/d, ये डिस्टेंस भी कितनी है, d/d। और ध्यान समझना ये टोटल कितना है, ये कितना है हमारे पास, d है। तो अगर आप ध्यान समझो तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास, यहां से यहां तक की d है, तो टोटल यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 2d होगी। कितनी होगी, 2d होगी। तो अब इस चीज को कैलकुलेट करना है कि उसके जो रास्ते में जा रहा है उस रास्ते में कितने मॉलिक्यूल्स से मिलने वाले। तो उसके लिए अगर आप ध्यान समझो तो मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मेरे इस तरफ ये पार्ट क्या सर्कुलर, ठीक है, ऐसा माना हमने, सॉरी सर्कुलर स्पेरिकल है, स्पेरिकल है। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल जा रहा है, तो वो जो मॉलिक्यूल मैंने आपको ऊपर दिखाया वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो जो एरिया बन रहा होगा इसके चलने से वो कैसा बन रहा होगा, एक सिलेंड्रिकल बन रहा होगा। समझ पा रहे हो? ये मॉलिक्यूल्स अगर ऐसे जा रहा है तो मॉलिक्यूल मैंने एक यहाँ पे बना के बताया, एक यहाँ पे बना, वैसा तो वैसा एक इधर भी हो सकता है, वैसा तो वैसा एक इधर पीछे भी हो सकता है, एक ऐसा तिरछे में भी हो सकता है, एक यहाँ पर भी हो सकता है। तो जब ये चल रहा होगा तो उस वॉल्यूम में कैसे कवर कर रहा होगा, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन कवर कर रहा होगा, एक सिलेंड्रिकल पोर्शन कवर कर रहा होगा, तो सिलेंडर की फॉर्म में जितने भी आएगा सिलेंडर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सबसे कोलिजन करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे समझना, हमने एक सिलेंडर बनाया, ध्यान समझना, ये जाने वाला पार्टिकल से जो कोलाइड करा हुआ इनसे और इनसे, तो हमने एक सिलेंडर बनाया ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये वाला मॉलिक्यूल्स यहां पर है सेंटर में, ठीक है, ये बनाया था मैंने, ये जो इस तरफ चल रहा है मानते हैं v वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी, कैसी एवरेज, सॉरी स्पीड मान लेते हैं हम, एवरेज स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब जब ये टकराएगा तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे टकरा सकता है, और उनका सेंटर कहां होगा, मैक्सिमम यहां पर होगा। ये तो पोजीशन नहीं है इस वाले की और इस वाले की, समझ पा रहे हो आप? वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, उसी तरीके से यहां पर भी हो सकता है, ये चीज क्लियर। और हमने क्या माना है कि जो मॉलिक्यूल्स, उस मॉलिक्यूल का डायमीटर क्या माना है, डी, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल डी। डी है, क्लियर। अगर इस मॉलिक्यूल का डायमीटर डी है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, डी हो जाएगी। क्यों डी हो जाएगी समझ में आता है आपको? देखो मैंने यहां पे सिखाया, देखो ये
यहां से लेकिन यहां तक जो सिलेंडर बना है, तो ये d/2 है, ये d/2 और ये d है, तो टोटल कितना है यहां से लेकिन यहां तक 2d है। ये टोटल डिस्टेंस 2d है, तो इस सिलेंडर का डायमीटर कितना हो जाएगा, d हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अगर ये जो मॉलिक्यूल से इस तरफ जो चल रहा है वो v एवरेज स्पीड से चलता है, कितने से चलता है, v एवरेज स्पीड से, तो डेल्टा t टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर जाएगा, ये डिस्टेंस क्या होगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम डेल्टा t टाइम में, तो कितनी हो जाएगी v एवरेज इनटू डेल्टा t, इतनी लेंथ कवर कर जाएगा डेल्टा t टाइम में, ठीक है। तो अगर वो डेल्टा t टाइम में इतनी लेंथ कवर कर जाएगा और ये जो सिलेंड्रिकल पाथ है या जो रास्ता बना है, तो सिलेंडर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है वो हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, क्योंकि जितने इस सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स हो गए ये उतनों से कोलाइड करेगा, उतने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो गए, ठीक है। क्या बात समझ में आता है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ कोलिजन। समझ में आ रही बात कि ये मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर वाले जो वॉल्यूम है उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स हो गए उन मॉलिक्यूल से कोलिजन करेगा, जितने मॉलिक्यूल्स हो गए उतने ही कोलिजन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात मैं ये मान के चल रहा हूँ बच्चों, जो एक अजम्पशन है कि यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाले मॉलिक्यूल, यानी कि इस मॉलिक्यूल के अलावा जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स है मैं उन सबको रेस्ट पर मान के चल रहा हूं, ये अजम्पशन है, ध्यान से समझना अजम्पशन क्या है। तो इस वाले पार्टिकल्स को हम बोलते हैं रेफरेंस पार्टिकल, और रेफरेंस पार्टिकल के अलावा जितने भी पार्टिकल्स है वो सारे के सारे किस पर है, रेस्ट पर है। ऑल द पार्टिकल्स आर रेस्ट एक्सेप्ट रेफरेंस पार्टिकल, ऑल द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट एक्सेप्ट रेफरेंस पार्टिकल। रेफरेंस पार्टिकल को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, इस रेफरेंस पार्टिकल को छोड़ के सारे पार्टिकल्स में क्या मान रखे चलो रेस्ट पर, तभी तो कोलिजन हो पाएगा, क्योंकि हम एक्चुअल में तो जानते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा रुका हुआ होगा, ये कौन सा रुका होगा, ये भी चल रहे होंगे किसी ना किसी स्पीड से, तो अगर ये चल रहे होंगे तो जरूरी नहीं यहाँ पे कोलिजन हो, कहीं पर भी कोलिजन हो सकता है, हमें पता नहीं है, लेकिन मैं कैलकुलेट करने के लिए ये अजम्पशन मान के चल रहा हूँ, फिर हटा देंगे इस अजम्पशन को बाद में, लेकिन अभी ये मान के चल रहा हूँ कि ये और ये क्या है, रेस्ट पर है, और इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो भी रेस्ट पर है, वो मैंने बनाया नहीं है डायग्राम में, ठीक है। सिर्फ ये वाला क्या कर रहा है, v स्पीड से, v एवरेज स्पीड से मूव कर रहा है, ये इसको हमने मान लिया रेफरेंस वाला, ठीक है। तो ये जा रहा है। अब हमें ये तो पता चल गया नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे, जितने इस सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही क्या होने वाले, कोलिजन होने वाले, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक चीज डिफाइन करता हूं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, n से। अब आप सोचो ये क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है तो इस n को क्या करना पड़ेगा, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो ये लेंथ हमें पता है, ये एरिया और चाहिए, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, एरिया सिलेंडर का, तो वो एरिया हो जाएगा पाई d स्क्वायर, क्योंकि रेडियस क्या है, r है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सिलेंडर, n इंटू वी हो जाएगा, v क्या उसका वॉल्यूम है, तो n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n v क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, ये हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब आप सोचो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए तो इतने ही तो कोलिजन होने वाले हैं, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उतने ही कोलिजन होने वाले हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दो कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंस। तो अगर हम ये पता कर लें कि दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगता है, तो फिर हम डिस्टेंस भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड तो पता है, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड हमें पता है, टाइम हम निकाल लेंगे कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगता है। तो ये क्या चीज है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, क्लियर है।
यानी कि अब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए वही तो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ कॉलिजन्स। तो मैं यहाँ पे ये लिखा अभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ, सॉरी इसे लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ कॉलिजन। समझ में आया, क्योंकि जितने इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हो गए उतने कॉलिजन हो सकते हैं, क्योंकि बाकी सब रेस्ट पर। तो इसे हटाता हूँ बच्चों में, देखो तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलिजन्स आ चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन कितने हो गए, एन ही हो गए। अभी किसके बराबर होगा, एन पाई डी स्क्वायर वी एवरेज इंटू डेल्टा टी, ये नंबर ऑफ कॉलिजन्स आ गया, यानी कि इतने कॉलिजन्स आए। अगर मैं निकालना चाहूं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स मिल गए मुझे, अब मुझे क्या निकालना है, दो कॉलिजन्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो एक कॉलिजन होने में कितना टाइम लगा, ये क्या चीज है हमारे पास, नंबर ऑफ कॉलिजन, इतने कॉलिजन्स हो रहे हैं। क्लियर, मान लेते हैं हमारे पास 20 कॉलिजन होते हैं। कितने कॉलिजन्स होते हैं, 20। तो हमें एक कॉलिजन में पता चलेगा कि एक कॉलिजन में कितना टाइम लगेगा, क्या है। तो अब इस चीज को मैंने मुझे क्या पता चल गया, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पता चल गया। तो अब मैं इसमें क्या निकालना चाहता हूं, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कितने कॉलिजन्स हो रहे हैं। क्या निकालना चाहता हूं मैं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स। क्यों निकालना चाहता हूं मैं नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम, क्योंकि पर यूनिट टाइम का मैं समझ रहा हूं कि मान लीजिए डेल्टा टी टाइम है, तो डेल्टा टी टाइम में ये इतने कॉलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है। डेल्टा टी टाइम में कितने कॉलिजन्स हो, इतने हो रहे हैं। तो यूनिट टाइम में कितने कॉलिजन्स हो गए मैं निकाल सकता हूं। और अगर मुझे यूनिट टाइम में कॉलिजन्स पता चल जाएगा, पर यूनिट टाइम में कितने कॉलिजन्स हो रहे पता चल जाएगा, तो मुझे दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच का टाइम भी पता चल जाएगा। तो यहां पे से मैं क्या निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम। तो ये जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स आए इसको क्या कर देंगे, डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे। ये तो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, एन पाई डी स्क्वायर वी एवरेज डेल्टा टी, यहां पे क्या आएगा, डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी से डेल्टा टी कट हो गया, तो क्या बचा, एन पाई डी स्क्वायर वी एवरेज। ये क्या मिला हमें, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में इतने कॉलिजन्स हो रहे हैं। इसी चीज को हम एक और चीज बोल सकते हैं बच्चों, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जैसे कि आप लोगों को पता होता है कि यूनिट टाइम, जैसे कि फैन है, फैन घूम रहा है, तो यूनिट टाइम में उसने कितने चक्कर किए, वो तो क्या कहलाते हैं, फ्रीक्वेंसी कहलाते। तो यहाँ पे क्या है, यूनिट टाइम में उसने कितने कॉलिजन्स किए, तो वो क्या, उसकी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो उसे एक और वर्ड बोला जाता है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि यूनिट टाइम में इसने कितने कॉलिजन्स किए हैं, आती बात समझ। यानी कि क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट टाइम में। अब सुनो, आप इसे नॉर्मली सोचो, अगर हमें किसी की फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हम क्या जानते हैं, एक सेकंड में उसने कितने रोटेशन कवर किए हैं, यही तो होता है, एक सेकंड में उसने कितने रोटेशन किए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं किसी की फ्रीक्वेंसी 100 है, 100 फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्या है कि उसने एक सेकंड में, यानी कि यूनिट टाइम में उसने 100 रोटेशन किए। ये यूनिट टाइम में उसने कितने, 100 रोटेशन किए। अगर कोई मुझसे पूछे कि एक रोटेशन में कितना टाइम लगा होगा, तो मैं निकाल सकता हूं। क्या कर दूंगा मैं, 1/100 कर दूंगा। फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा। वही तो क्या दे देगा मुझे, एक चक्कर का टाइम। यानी कि 100 चक्कर में या 100 रोटेशन में अगर मुझे टाइम लगता है 1 मिनट या 1 सेकंड लगता है, तो एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा, कर सकते हैं। जस्ट उसको क्या करना, रेसिप्रोकल करना, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। किसका, दो कोलिजन। ये किसके कोलिजन का टाइम है, एन कोलिजन्स का टाइम है। एन कोलिजन होने को, यानी कि जो भी है, एक सेकंड में इतने कोलिजन्स हो रहे हैं, ये टाइम हुआ है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में या यूनिट टाइम में इतने कोलिजन्स हो रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए कि दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगेगा। दो कोलिजन्स का मतलब एक के बाद एक जो कोलिजन होगा वही तो है सक्सेसिव कोलिजन। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कोलिजन टाइम, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ पा रहा हूं मेरी बात को, क्योंकि क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, टाइम पीरियड होता है।
और टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर कंप्लीट करने में लगा टाइम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो कितना हो जाएगा 1/n पाई d स्क्वायर v एवरेज। ये आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम आ गया। क्लियर। अगर हमें टाइम मिल गया तो डिस्टेंस तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ चुका है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स होने के बीच में टाइम कितना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो टाइम है ना, इसमें थोड़ा हमें चेंज करना है बच्चों। क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक अजम्पशंस माना था। अजम्पशंस क्या माना था, ऑल द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट एक्सेप्ट रेफरेंस पार्टिकल। इस रेफरेंस पार्टिकल को छोड़ के बाकी जितने भी पार्टिकल थे वो सभी हमने रेस्ट पर माना था। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं रियलिटी में देखूं तो गैस के अंदर कोई भी पार्टिकल रेस्ट पर नहीं होता है। क्लियर। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, फिर एवरेज वेलोसिटी रखनी होगी। जो एवरेज वेलोसिटी है उसकी जगह पर, सॉरी मैंने एवरेज तो रखा हुआ है, इस एवरेज वेलोसिटी की जगह पर, सॉरी स्पीड की जगह पर, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी 0। इस एवरेज स्पीड की जगह पर हमें यहाँ पर रिलेटिव स्पीड यूज में लेनी होगी। क्या यूज में लेनी होगी, रिलेटिव स्पीड की, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का मोशन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चों। ये समझ आ रहा है इसकी जगह पर क्यों रिप्लेस कर रहा हूं, क्योंकि ये हमने कब लिखा है, जब एक पार्टिकल मूविंग हो बाकी सारे पार्टिकल्स रेस्ट पर कंसिडर किए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, गैस का हर मॉलिक्यूल्स किसी एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम उसे एक पार्टिकल की एवरेज स्पीड ना लेकर के जो रिलेटिव स्पीड है उसे यूज में लेंगे, ताकि हमारा जो टाइम है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का, दो सक्सेसिव कोलिजन्स का मतलब है कि ये कोलिजन यहां से चला और यहां पर दूसरे पार्टिकल से टकराया, उसके बीच का टाइम आया है, ये वाला टाइम। ठीक है, अब यहां पर जो एवरेज स्पीड है तो यहां पे जो डिस्टेंस हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, लेमडा एम मिलेगी। ठीक है, तो इसको चेंज करना, अब इसको कैसे चेंज करेंगे उस चीज को समझते हैं बच्चों। इसे रफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे लिख रहा हूं व्हेन ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम एवरेज स्पीड। ठीक है, बट वहां पर ध्यान में एवरेज स्पीड मैंने सेम बोली है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं बच्चों, मैं लिख देता हूं v1 माइनस v2, यही तो होगा। दो की जो रिलेटिव स्पीड होती है इसे लिखेंगे v1 माइनस v2 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। स्क्वायर करने का मतलब क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, ये वेलोसिटीज के बारे में लिखा मैंने डायरेक्शन के साथ, तो मैंने पहले उनका मैग्नीट्यूड लिया फिर उसका स्क्वायर किया। ठीक है, अब देखो तो इसे क्या लिखेंगे, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस का 2 v1 v2, वेक्टर की जगह आएगा तो वेक्टर की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे। अब सोचो यहाँ पे हमने एवरेज लिया था, तो जो रिलेटिव स्पीड हम ले रहे हैं इसका भी क्या लेना पड़ेगा, हमें एवरेज लेना पड़ेगा। जब इस रिलेटिव स्पीड का एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो v1 ही रहने वाली है, इसका एवरेज प्लस v2 का, ये टर्म क्या हो जाएगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि इसमें जो cos थीटा है उसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये वैल्यू क्या होगी 0। अब हमें पता है कि इसकी जो एवरेज स्पीड है और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो क्या है, सेम है। इंडिविजुअल स्पीड अलग अलग है, ध्यान रखना बच्चों, मॉलिक्यूल्स की जो इंडिविजुअल स्पीड है वो अलग अलग है, लेकिन उनकी एवरेज स्पीड तो क्या होगी, सेम होगी। तो एवरेज स्पीड जब सेम होगी तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 2v स्क्वायर, v स्क्वायर एवरेज लिखेंगे। तो यहाँ पे से हम इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे से रूट ये मिल जाएगा। समझ में आया आपको,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे रूट वी, यानी कि इस एवरेज वेलोसिटी की जगह पर, सॉरी स्पीड की जगह पर हमें क्या लिखना है, रिलेटिव स्पीड लिखनी है। तो ये रिलेटिव स्पीड है, और इस रिलेटिव स्पीड की जगह पर क्या है, रूट टू वी। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, रूट टू और इंक्लूड करना पड़ेगा, तब हमारे पास जो टाइम आएगा दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का वो एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को अब हम हटा देते हैं बच्चों। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको मान लेते हैं हम लोग टो या टाउ बोल देते हैं। एवरेज टाइम को आप क्या लिखते हो, टाउ तो लिखते हो एवरेज टाइम को, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो एवरेज टाइम आता है उसे टाउ बोलते हैं। तो ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, टाउ की वैल्यू है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/n पाई डी स्क्वायर इंटू वी एवरेज, और वी एवरेज की जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट टू वी एवरेज। तो मैं रूट टू आगे लिख देता हूं बच्चों, रूट टू वी एन पाई डी स्क्वायर वी एवरेज। ये हमें क्या मिल गया, टाइम मिल गया। इसे आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में रिलैक्सेशन टाइम भी बोला था। दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। ये मिल गया तो हमें मीन फ्री पाथ भी मिल जाएगा। मीन फ्री पाथ कितना हो जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू वी एवरेज इनटू टो होगा। तो टो की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो जाएगा, देखो टो की वैल्यू जब पुट करूंगा तो वी एवरेज से वी एवरेज कट हो जाता है। फाइनल आंसर क्या जाएगा, रूट टू एन पाई डी स्क्वायर। ये एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो उस सवाल में यही पूछा था बच्चों कि जो लैम्डा एम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 1/n के। ये पूछा था किसी स्टूडेंट ने सवाल पूछा था कि वो लैम्डा एम किसके डायरेक्टली, तो 1/m के। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, नोटेशन आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम का, ये सॉरी ये रिलैक्सेशन टाइम का, और ये क्या होगा हमारे पास मीन फ्री पाथ का। तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, मीन फ्री पाथ पूछा जाए, रिलैक्सेशन टाइम पूछा जाए, आप कर सकते हो। और ध्यान रखना रूट टू क्यों लिखा, क्योंकि पहले हमने जब सोल्व किया था इसको तो हमने सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे माने थे, जो रेफरेंस पार्टिकल था उसे ही कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ माना था। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, तो बाद में हमें क्या लेना पड़ा, फिर रिलेटिव वेलोसिटी। देखो उन दोनों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन उनकी एवरेज स्पीड बाद में मैंने क्या कर दी, सेम कर दी। तो उसको क्या लिख दिया मैंने, वी लिख दिया। तो जब इन दोनों का रिलेटिव निकालेंगे तो ये रूट टू वी एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी के बाद अब मैं आपको इसमें थोड़ी बहुत और चीजें बताया था इसी चैप्टर से रिलेटेड। वैसे मैं उसे अगर थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मैं वैसे थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करने वाला था, बट किसी का डाउट आ गया तो फिर मुझे ये सोल्व करना पड़ा। इसी के बाद मैं आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बता सकता हूँ, उसे चाहूँ तो मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स में बता सकता हूँ, यहाँ पर भी बता सकता हूँ। अभी टाइम है थोड़ा, वो नहीं कर लेते हम डिस्कशन, इस पूरे को हटाते हैं बहुत। देखो क्या अरेंजमेंट है समझना। मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में पहले बता तो दिया था, और मैंने बोला था कि उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो आज थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं उसके बारे में क्या है, क्योंकि कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि कई बार एसरेशन और रीजन वाले जो सम्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, डेल्टा यू आप लिख सकते हो। तो बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी है, जो हमने गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा था, कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स रखे हुए थे, और हमने वहां पे क्या माना था कि उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो फिर जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे डिफाइन की गई, वहां पे बोला गया कि जो मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स की जो मोशन की वजह से एनर्जी है, उसे बोला गया उनकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और उन मॉलिक्यूल्स को अगर मैं किसी फील्ड में रख देता हूं
उनके जैसे किसी भी फील्ड में रख देता हूं जो क्या कंजर्वेटिव फील्ड हो, रख देते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स के पास उनके वाइब्रेशन या उनके उनके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक और एनर्जी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर उन मॉलिक्यूल्स की उस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है इट इज बेसिकली द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर या एनर्जी ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड द कॉन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आपको? यानी कि जो मॉलिक्यूल गैस के पार्टिकल्स है, मैं समझाता हूं आपको। ये गैस के पार्टिकल्स है इस कंटेनर के अंदर, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से, इस मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन की वजह से या मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, मॉलिक्यूलर के मोशन, इसकी वजह से इनके पास क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। और अगर ये किसी फील्ड में रखे हुए हैं, कंजर्वेटिव फील्ड में रखे हैं, तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन का मैं समझता हूं इसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आएगी जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या बात समझ में आती है? तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी, एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू देयर मॉलिक्यूलर मोशन एंड द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात समझ में आती है सभी को? लिख देता हूं मैं डेफिनेशन एकदम एक्यूरेट। तो देखिए बच्चों, मैंने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन लिख दी जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो मॉलिक्यूल्स उनके मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आएगी उसे पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, और इन दोनों का जो सम है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। मैंने यही लिखा, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द सिस्टम ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मोशन, उसके मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। वैसे अगर मैं बेसिकली बात करूं तो जो इंटरनल एनर्जी है वो जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का फंक्शन होता है। किस किस का फंक्शन होता है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का, अगर कोई पूछे तो, ठीक है। लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, जो गैस के पार्टिकल्स की वजह से जो वॉल्यूम होता है गैस के पार्टिकल्स की, मैं कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूं, उसे हम क्या मान के चलते हैं, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, क्या मान के चलते हैं हम, नेग्लेक्ट मान के चलते हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू केटीजी, इस केटीजी को अगर मैं मान के चलूं तो ये वॉल्यूम क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम को हम कंसिडर नहीं करते। वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करेंगे तो जो एनर्जी वो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है, ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी आएगा डेल्टा के, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या मान के चल रहे हैं हम लोग, जीरो मान के चल रहे हैं। क्यों जीरो मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमने किसी कंटेनर की जब बात की थी तो हमने बोला था कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल आप लगा दोगे तो बात अलग है। यहाँ पर हम क्या मानते हैं, अगर आइडियल कंडीशन में बात करो तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर इंटरेक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी बचेगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, तो जो इंटरनल एनर्जी वो सिंपली किसका फंक्शन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, उसका फॉर्मूला क्या था, F/2 nRT। क्या हो जाएगा, F/2 nRT। इसलिए जो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था F/2 nRT लिखा था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या बात समझ में आता है सभी को? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करेंगे हम लोग, लेकिन हाल फिलहाल यही फॉर्मूला होने वाला है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है बच्चों, तो ये हमें क्या मिल गया, इंटरनल एनर्जी के बारे में पता चल गया, किस किस का फंक्शन होता है ये भी ध्यान रखना। अगर ये किसी
कंजर्वेटिव फील्ड में रखा हो तो फिर हम, और इसके वॉल्यूम को अगर कंसीडर भी किया जाए, पार्टिकल्स के वॉल्यूम को कंसीडर किया जाए तो टेम्परेचर वॉल्यूम का फंक्शन होता है। और अगर हम वॉल्यूम को कंसीडर नहीं करते हैं पार्टिकल्स को, तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होगा। क्यों टेम्परेचर का फंक्शन होगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर अगर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है तो इंटरनल एनर्जी भी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये केटीजी का मैक्सिमम पोर्शन खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसी में स्टार्ट कर देते हैं हम लोग बच्चों। हटाता हूँ मैं पूरे को, इसके ऊपर फिर बात करेंगे हम लोग। इसके कई सारे और फॉर्मूले को आगे जनरेट करेंगे हम थर्मोडायनेमिक्स में। देखो बेसिक बात करते हैं, जो छोटे छोटे लॉज है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, छोटी छोटी डेफिनेशन है थ्योरेटिकल, वो कर लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स, देखो थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बेसिक डेफिनेशन की बात करूं या इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? हीट के बारे में पढ़ते आ रहे थे। ठीक है, फिर हमने हीट ट्रांसफर पढ़ा कि हीट का ट्रांसफर किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसमें 3 मोड पड़े। तो यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स ना, वो हमें यही बताता है कि हीट का एक्सचेंज किस तरीके से होता है। जब हीट का एक्सचेंज होता है तो टेम्परेचर में चेंज आता है, प्रेशर में चेंज आता है। गैस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले हमने सॉलिड में हीट ट्रांसफर की बात कर रही थी। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आता है? तो यानी कि यहाँ पे हम एक तो बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, कि हीट का ट्रांसफर किस किस तरीके से होता है। दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हीट है वो हीट वर्क में कन्वर्टेबल है, और उस वर्क को वापस हीट में भी कन्वर्ट किस किस तरीके से किया जा सकता है। वो सारे के सारे प्रोसेस हमें किस में पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स में। तो अगर मैं इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहूँ थर्मोडायनेमिक्स की, तो मैं लिख सकता हूँ इट इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन 2 बॉडीज एंड द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू द वर्क डन एंड वाइस वर्सा। ऐसा मैं लिख सकता हूँ अगर इसकी बेसिक डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो। It is the study of heat exchange between bodies and conversion of heat energy into work and vice versa। आप लिख सकते हो, यानी कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है, वर्क को भी आप हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है किसकी? थर्मोडायनेमिक्स की। अब इसके अंदर हमें छोटी छोटी कई सारी डेफिनेशंस पढ़नी है। तो सबसे फर्स्ट हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। तो हम सबसे फर्स्ट बात करते हैं सिस्टम की। ये सिस्टम क्या है? तो देखो सिस्टम का मतलब है बच्चों कि अगर कोई गैस है या कोई भी मटेरियल है या कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं ना, उस पोर्शन को हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे कि अगर मैं किसी गैस की स्टडी कर रहा हूं तो उस गैस को क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्टम। कोई सॉलिड भी हो गया, अगर मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं तो उसे हम बोलेंगे सिस्टम। यानी कि जिस पोर्शन की या किसी स्पेसिफाइड मटेरियल या कोई भी चीज हो सकता है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम। यानी कि एक ऐसा स्पेसिफाइड रीजन या स्पेसिफाइड रीजन ऑन विच वी डूइंग स्टडी, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और उस सिस्टम के अलावा उसके सराउंडिंग में, उसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। यानी कि जिनके बीच में हीट का एक्सचेंज हो रहा है या मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, किसी भी चीज का एक्सचेंज हो रहा है, उस सिस्टम और उसके आसपास की चीजों में, उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के हम बोलते हैं यूनिवर्स। के सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्स बोलेंगे। तो इन सब के ऊपर मुझे ज्यादा जाना नहीं चाहिए, इनकी सिंपल सिंपल में डेफिनेशंस लिख देता हूं। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो मैंने आपके सामने जो बेसिक डेफिनेशंस होती है वो लिख दी है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ डेफिनेशन लिखने के बाद। सिस्टम के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक ऐसा स्पेसिफाइड पोर्शन जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही डेफिनेशन लिखी, अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर का, ठीक है, कोई सा भी मैटर हो सकता है, वो गैस लिक्विड कुछ भी, मैटर कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर सब्सटेंस, यानी कि एक से ज्यादा सब्सटेंस का पोर्शन भी हो सकता है, वो मैटर हो सकता है, यानी कि आपने पढ़ा होगा हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस, वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, ठीक है। सब्सटेंस ऑन विच द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर टू बी स्टडीज इज कॉल्ड सिस्टम, यानी कि जिस पोर्शन की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आता है, इस टाइप की हम स्टडी कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम बोलते हैं। सब्सटेंस ऑन विच द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल है सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम आर टू बी स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम, के उसके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसी के बाद आता है सराउंडिंग। अब जो सिस्टम है, सिस्टम के आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, सराउंडिंग कहलाती है, जिसके साथ वो हीट का एक्सचेंज कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, सराउंडिंग एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, यानी कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के आउटसाइड में जो भी चीजें हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सराउंडिंग बोलेंगे। विच एक्सचेंज एनर्जी विद द सिस्टम, जो सिस्टम के साथ एनर्जी क्या करता है, एक्सचेंज करता है, एंड विच टेंड्स टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, जिसकी वजह से उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग, उसे क्या बोलते हैं, उसका सराउंडिंग बोलते हैं, ठीक। और यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होगा, सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर टुगेदर नोन एज अ यूनिवर्स, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम कंबाइंड फॉर्म में देखें तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। यहाँ पे सिस्टम का एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन इज अ सिस्टम, तो वो क्या कहलाएगा, पिस्टन के अंदर, जैसे सपोज कीजिए ये कोई सिलेंडर है, सिलेंडर के यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगा दिया है, ठीक है, और इसके अंदर गैस फिलअप है, तो फिर ये गैस क्या है हमारे पास, इस गैस की जो हम स्टडी कर रहे हैं ये है हमारे पास सिस्टम, और बाकी सारी चीजें, ये पिस्टन भी इवन, ये सब क्या है, सराउंडिंग है। ये गैस है हमारे पास सिस्टम जिसकी हमें स्टडी करनी है, बाकी सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग है। तो जब हम सराउंडिंग और सिस्टम को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो सिस्टम है ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के। तो कौन कौन से सिस्टम होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब इसे हटाऊंगा, देखो there are 3 types of system. कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट अगर हम बात करें तो होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। सेकंड होता है क्लोज सिस्टम, और थर्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। इसकी बात करते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या चीज है, तो मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर गैस फिलअप या कुछ भी चीज है, कोई भी मैटर है, ये फिलअप है, ठीक है, ये सिस्टम है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो ओपन सिस्टम क्या बोलते हैं कि इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एज वेल एज मैटर या मास आप बोल दी आर ट्रांसफर, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हीट का और मास का दोनों का ट्रांसफर हो सके सराउंडिंग के और सिस्टम के बीच में,
तो फिर उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। आती बात, यानी कि इस सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में हीट का और मास का दोनों का ट्रांसफर हो सके, यानी कि जा भी सकती है हीट और मास दोनों बाहर और आ भी सकते हैं, तो फिर उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें से हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोज सिस्टम, वो भी इसी तरीके से, लेकिन क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हीट का ही ट्रांसफर पॉसिबल है, हीट ट्रांसफर ओनली। अगर सिर्फ और सिर्फ हीट का ही ट्रांसफर होता है तो फिर उसे हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। मास का ट्रांसफर ना हो, हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो तो ओपन सिस्टम है। सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ हीट और हीट का ही ट्रांसफर हो ओनली, तो फिर उसे हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और कोई ट्रांसफर ना हो, नो ट्रांसफर, यानी कि ना हीट का ट्रांसफर हो और ना ही मास का ट्रांसफर हो, तो फिर उसे बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है ना मास का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड। यानी कि उसे सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, उस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम में आप समझ गए होंगे, ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग के साथ हीट का और मास का दोनों का ट्रांसफर हो सकता है, जा भी सकता है और आ भी सकता है। दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ हीट का ही ट्रांसफर हो सकता है, मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। और ना मास का ट्रांसफर हो सकता है ना हीट का ट्रांसफर हो सकता है, उसे हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो इनकी भी डेफिनेशन में लिख देता हूं, आपको वैसे बेसिकली तो पता ही है, लिख ही देता हूं इन सबकी डेफिनेशन भी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मैंने सभी की डेफिनेशंस लिख दी, जैसे कि समझो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम व्हेन मास एंड हीट बोथ आर ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में जब मास और हीट दोनों का ट्रांसफर हो, देन द सिस्टम इज नोन एज ओपन सिस्टम। तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम, इस टाइप से। उसी तरीके से क्लोज सिस्टम, व्हेन ओनली हीट इज ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देन द सिस्टम इज नोन एज क्लोज सिस्टम, कि जब ओनली हीट का ट्रांसफर हो। थर्ड आता है आइसोलेटेड सिस्टम, व्हेन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट एंड मास between the system and surrounding, then the system is known as an isolated system। तब उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। अब यहाँ पे छोटी छोटी चीजें और भी होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आता है